क्या हो जब दुनिया के दो सबसे बड़े भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक ही समुद्री रास्ते पर आमने सामने आ जाएं। और मजे की बात तो यह है कि दोनों एक ही नियम पुस्तिका का हवाला दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसी नियम पुस्तिका है जिसपे दोनों में से किसी ने कभी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर ही नहीं किए। बिल्कुल, मतलब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर के प्लॉट जैसा लगता है ना, लेकिन ये आज के समय की एक बहुत ही गंभीर और उलझी हुई जमीनी हकीकत है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे तनावपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट को डीकोड करेंगे, होर्मुज जलडमरुद, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी कहते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारा मुख्य स्रोत एक बेहद विश्लेषणात्मक लेख है जिसका शीर्षक है व्हाट रूल्स गवर्न द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस संकरे जलमार्ग से जुड़े उस पूरे कानूनी और राजनीतिक जाल को खोलकर समझें। इसमें ईरान की हालिया कार्रवाइयां और उस पर अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया दोनों शामिल हैं। जी, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो निष्पक्षता वाली बात, सही कहा। देखिए, इस विषय में गहरे राजनीतिक तनाव और अलग अलग देशों के हित शामिल हैं। तो इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी पक्ष, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान, का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य केवल स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बारीकियों और दोनों पक्षों के तर्कों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। मैं मानती हूँ कि कूटनीतिक विषयों को समझने की ये पहली शर्त होती है। सही कहा। तो चलिए सीधा उस समुद्री चौराहे पर चलते हैं जहां ये सारा ड्रामा हो रहा है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये किसी शहर के उस सबसे व्यस्त चौराहे जैसा है जहां ट्रैफिक लाइट खराब हो गई है और हर कोई दावा कर रहा है कि पहले गुजरने का अधिकार उसका है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और स्रोत सामग्री भी यही बताती है कि समुद्री चौराहे पर असल में क्या हो रहा है। पिछले कुछ समय से ईरान ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हाँ, और कुछ मामलों में तो उन्होंने तेल टैंकरों पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया है ना। जी बिल्कुल, और इसके पीछे ईरान का अपना एक स्पष्ट तर्क है। उनका कहना है कि अमेरिका ने उन पर जो भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये उसी का सीधा जवाब है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था रोकेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। और उनका एक दावा ये भी है ना कि ये जलमार्ग उनका अपना क्षेत्रीय जल है, मतलब उनका टेरिटोरियल वाटर है। हाँ, ईरान का तर्क है कि अपनी संप्रभुता के तहत वहां नियंत्रण करने और नियम तय करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका तो इन कार्रवाइयों का कड़ा विरोध कर रहा है। लेख के अनुसार अमेरिका जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन बनाने की योजना बना रहा है। बिल्कुल, अमेरिका का मानना है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। लेकिन देखिए, इस पूरी स्थिति को देखकर मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। मैं सोच रहा था कि अगर वो संकरा जलमार्ग भौगोलिक रूप से ईरान की सीमा से सटा हुआ है, एकदम उनके घर के बाहर है, तो क्या तकनीकी रूप से ईरान को वहां अपने नियम खुद तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून भौगोलिक निकटता को इतने सरल तरीके से नहीं देखता। अच्छा, तो फिर कैसे देखता है? स्रोत के अनुसार हॉर्मुज जल डमरू मध्य को महज किसी एक देश की संपत्ति या तटीय जल नहीं माना जाता। कानूनी ढांचे के भीतर इसे एक साझा वैश्विक कॉमन्स का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी में इसे शेयर्ड ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं। साझा वैश्विक कॉमन्स, हाँ। मतलब कि ये सबके इस्तेमाल के लिए है? जी हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कुछ समुद्री मार्ग पूरी दुनिया के सुचारू पारगमन के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि वहां सामान्य क्षेत्रीय सीमा के नियम लागू नहीं होते। भले ही ये जलमार्ग अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 21 मील चौड़ा हो। सिर्फ 21 मील? ये तो बहुत ही संकरा है। हाँ, और ये ओमान तथा ईरान की सीमाओं के बीच स्थित है। लेकिन वैश्विक व्यापार, विशेषकर तेल की आपूर्ति के लिए इसकी अहमियत इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पारगमन मार्ग बना देती है। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी के घर की ठीक सामने से कोई हाईवे गुजर रहा हो। भले ही वो जमीन उस घर के बहुत करीब हो, लेकिन वो व्यक्ति उस हाईवे पर अपनी मर्जी से टोन नाका नहीं लगा सकता या वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि भाई वो हाईवे तो पूरे देश के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। बिल्कुल सटीक। और यही कारण है कि स्रोत सामग्री ईरान की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की स्वतंत्रता के स्थापित सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन मानती है। नेविगेशन की स्वतंत्रता? हाँ,
देखिए, ईरान के पास अपने क्षेत्रीय जल में पर्यावरण की रक्षा करने या मछली पकड़ने के अधिकारों को नियंत्रित करने का अधिकार जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हें यह अधिकार बिल्कुल नहीं देता कि वे दुनिया भर के शांतिपूर्ण वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता रोकें या उन पर कब्जा कर लें। लेकिन यार, ईरान के नजरिए को भी तो समझना होगा। मतलब कोई भी देश बिना किसी वजह के इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद मोल नहीं लेता। स्रोत में भी ये उल्लेख है कि ये स्थिति अचानक शून्य से पैदा नहीं हुई है। जी, ये अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया है। वही तो, जब किसी देश के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाती है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वो देश अपने पास मौजूद सबसे बड़े भू-राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करेगा? और उनके पास होर्मुज पर अपनी भौगोलिक पकड़ से बड़ा हथियार क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह की प्रतिक्रियाओं के पीछे का तंत्र समझना बहुत दिलचस्प है। जब प्रतिबंध लगे तो ईरान ने एक असममित रणनीति अपनाई, जिसे एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी कहते हैं। असममित रणनीति, इसका मतलब कि वो सीधे युद्ध नहीं कर रहे। बिल्कुल, वे जानते हैं कि सीधे पारंपरिक नौसैनिक युद्ध में अमेरिका या पश्चिमी देशों का मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए वो अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हैं। उनका उद्देश्य अमेरिका को सैन्य रूप से हराना नहीं है। तो फिर उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ परेशान करना? उनका संदेश दुनिया के लिए है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि यदि प्रतिबंधों के कारण ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, तो वे इस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट को अस्थिर करके दूसरों के लिए भी तेल का व्यापार करना बेहद मुश्किल और महंगा बना देंगे। ओहो, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात हो गई। कुछ वैसा ही। लेकिन कारण और प्रभाव का ये तर्क रणनीतिक रूप से भले ही समझ में आता हो, कानूनी रूप से यह टिकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया को वैध नहीं ठहराता। और यहीं से ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प, या कहूं एक बहुत ही पेचीदा कानूनी भूल भुलैया में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई एक स्पष्ट नियम पुस्तिका होगी जिसे सब मानते होंगे। लेकिन हमारे स्रोत ने एक अजीबोगरीब स्थिति उजागर की है। आप UNCOLS की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, समुद्र के नियमों को तय करने वाली वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। अब कोई भी यही सोचेगा कि अमेरिका, जो दुनिया भर में नेविगेशन की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करता है, उसने तो सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए होंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अमेरिका ने खुद आज तक UNCLOS की पुष्टि यानी उसे रैटिफाई नहीं किया है। अरे रुको, ये तो बहुत अजीब है। जो देश अपनी नौसेना भेजकर दूसरों से नियमों का पालन करवा रहा है, उसी ने आधिकारिक रूप से उसे नहीं अपनाया है। ऐसा क्यों भाई? अमेरिका कोई संधि से क्या समस्या हो सकती है? इसके पीछे पूरी तरह से अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति और संप्रभुता से जुड़ी चिंताएं हैं। मैं बताती हूँ, अमेरिका के भीतर हमेशा से ये राजनीतिक बहस रही है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अमेरिकी संप्रभुता पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो उन्हें लगता है कि बाहर के लोगों ने डिक्टेट करेंगे? जी, अनक्लॉज के कुछ हिस्से, विशेष रूप से गहरे समुद्र में खनन जो डीप सी माइनिंग है और विवाद समाधान से जुड़े प्रावधान, अमेरिकी सांसदों को डर रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को अमेरिकी अदालतों के ऊपर अधिकार दे देगा। समझ गया। मतलब अमेरिका का कानून सर्वोपरि रहना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए लगातार कई राष्ट्रपतियों के समर्थन के बावजूद ये संधि कभी भी अमेरिकी सीनेट से 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन पेच ये है कि हस्ताक्षर भले ही न किए हों, अमेरिका आधिकारिक रूप से ये मानता है कि UN क्लॉज के ज्यादातर प्रावधान पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही हिस्सा है। और वो खुद भी उनका पालन करता है। खैर, ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब ईरान पर आते हैं। लेख बताता है कि ईरान ने भी इस संधि की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनका तर्क अमेरिका से बिल्कुल अलग है। हाँ, ईरान सीधे तौर पर कहता है कि चूंकि उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो इसके नियमों से बंधा हुआ नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे दो खिलाड़ी एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी कह रहा है कि मैं नियम पुस्तिका नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने इसे खरीदा नहीं है, और दूसरा कह रहा है मैंने भी नियम पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये गेम उन्हीं नियमों के हिसाब से खेलने के लिए मजबूर करूंगा। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। लेकिन इस कानूनी जटिलता को सुलझाने के लिए एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझना होगा, जिसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये क्या होता है?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई वैश्विक पुलिस बल तो है नहीं। कानून केवल उन संधियों से नहीं चलता जिन पर शाही से हस्ताक्षर किए गए हों। कुछ नियम इतने पुराने होते हैं और दुनिया भर के देशों द्वारा इतने लंबे समय से माने जाते हैं कि वो स्वतः ही सभी देशों पर लागू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एक अलिखित नियम की तरह जो इतना आम हो चुका है कि अब वो सबके लिए कानून बन गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नेविगेशन की स्वतंत्रता का विचार कोई नया नहीं है जो 1982 में अचानक पैदा हुआ हो। ये एक स्थापित सिद्धांत है जिस पर दुनिया भर का समुद्री व्यापार सदियों से काम कर रहा है। इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से ईरान का ये तर्क बहुत कमजोर पड़ जाता है कि हस्ताक्षर न करने के कारण वो नियमों से मुक्त हो गया है। तो उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब इस पूरे कानूनी विवाद में एक और बहुत ही तकनीकी शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, निर्दोष मार्ग या इनोसेंट पैसेज। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मुझे ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज कह रहा हो, मैं तो बहुत सीधा साधा हूं, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, मुझे जाने दो। ये निर्दोष मार्ग असल में कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। निर्दोष मार्ग समुद्री कानून का एक बुनियादी स्तंभ है। ये किसी भी विदेशी जहाज को किसी दूसरे देश के क्षेत्रीय जल से गुजरने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत स्पष्ट शर्त है, जहाज का वो पारगमन सच में निर्दोष होना चाहिए। और कानूनी भाषा में निर्दोष होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस जहाज के गुजरने से तटीय देश की शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से जहाज को बिना रुके सीधा और तेजी से वहां से गुजरना होता है। मतलब वो वहां रुककर मछली नहीं पकड़ सकते या ऐसा कुछ? बिल्कुल, वो कोई सैन्य अभ्यास नहीं कर सकते, जासूसी नहीं कर सकते, हथियार नहीं चला सकते या जानबूझकर प्रदूषण भी नहीं फैला सकते। तो फिर इस मामले में क्या हो रहा है? क्या ईरान का दावा यह है कि जो तेल टैंकर वहां से गुजर रहे हैं वो निर्दोष नहीं है, या फिर बात कुछ और है? स्रोत का विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि ईरान की अपनी कार्रवाइयां ही इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। ईरान अक्सर यह तर्क देने की कोशिश करता है कि कुछ जहाज पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों को डराता है, उन पर सैन्य हेलीकॉप्टरों से हथियारबंद कमांडो उतारकर जबरन कब्जा कर लेता है या उन्हें उनके तय रास्ते से भटका देता है, तो वो पूरे निर्दोष मार्ग के ढांचे को ध्वस्त कर रहा होता है। हाँ, मतलब किसी शांतिपूर्ण व्यापारिक जहाज को बंधक बनाना तो सीधे तौर पर आक्रामक कृत्य है। जी, इसे किसी भी कानूनी व्याख्या के तहत कानूनी प्रवर्तन नहीं माना जा सकता। यह वैश्विक व्यापार के प्रवाह को बाधित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कानूनी किताबें और संधियां सिर्फ बहस का मुद्दा बनकर रह जाती हैं और कूटनीति काम नहीं करती, तो धरातल पर क्या होता है? स्रोत से स्पष्ट है कि अमेरिका अब केवल कानूनी दलीलें नहीं दे रहा है। हाँ, अमेरिका एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन बनाने और नौसेना बलों का उपयोग करने की बात कर रहा है। लेकिन सोचिए जरा, हॉर्मोज जलडमरू मध्य भौगोलिक रूप से बहुत संकरा है। वहां पहले से ही इतने सारे तेल टैंकर गुजरते हैं। ऐसे घुटन भरे इलाके में दुनिया भर की नौसेनाओं और युद्धपोतों को तैनात करने से क्या सच में सुरक्षा बढ़ती है? मतलब क्या ये एक माचिस की तीली जलाने जैसा नहीं है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी सीधे युद्ध में बदल सकती है? मैं आपकी इस चिंता से पूरी तरह सहमत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों के बीच भी इसे लेकर हमेशा बहस होती है। इसे सैन्य शब्दावली में एस्केलेशन या तनाव का अनियंत्रित तरीके से बढ़ना कहा जाता है। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है, उसे डिटरेंस यानी निवारण कहते हैं। डिटरेंस, इसका मतलब सामने वाले को डराकर पीछे हटने पर मजबूर करना। जी, डिटरेंस का मूल उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि युद्ध को टालना होता है। अमेरिका सिर्फ गश्त नहीं बढ़ा रहा है, वे एक ऐसा मजबूत ढांचा स्थापित करना चाहते हैं जहां नौसैनिक उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो कि ईरान के लिए किसी जहाज को पकड़ने की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर अब किसी जहाज पर हमला हुआ तो तुम्हारा सामना पूरी पश्चिमी नौसैनिक ताकत से होगा। बिल्कुल, शक्ति का इतना बड़ा प्रदर्शन किया जाए कि सामने वाला पक्ष कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले ये सोचे कि क्या इसका जोखिम उठाना फायदेमंद होगा। लेकिन देखिए, डिटरेंस का ये सिद्धांत तो इस बात पर टिका है कि सामने वाला वास्तव में उस खतरे को देखकर डर जाए। अगर ईरान इस सैन्य जमावड़े को एक सीधी चुनौती मान ले और अपने हमले और तेज कर दे, तब तो ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है।
ये जोखिम तो हमेशा रहता है। और स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी प्रतिबंधों का वैश्विक आर्थिक प्रभाव। लेख रेखांकित करता है कि ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका सीधा असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे पर पड़ रहा है। जी, ये बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। जो देश ईरान के साथ व्यापार करना चाहते हैं, वे भी डर से ऐसा नहीं कर पा रहे। तो एक तरफ अमेरिका हथियारों के जरिए सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है और दूसरे तरफ उसी की आर्थिक नीतियां उस स्थिति को इतना कस रही हैं कि ये टकराव जन्म ले रहा है। यही इस भू राजनीतिक शतरंज की सबसे बड़ी जटिलता है। स्रोत इस बात को विस्तार से समझाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस जलमार्ग में एक बहुत बड़ा निहित स्वार्थ या वेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब वो वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्यार में नहीं खड़े हैं। बिल्कुल नहीं। असल कारण शुद्ध रूप से आर्थिक है। आपको पता है, हॉर्मोज जलडमरू मध्य से हर दिन दुनिया की खपत का लगभग 20% से अधिक तेल गुजरता है। बाप रे, 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और अगर हम इसे आम जनजीवन से जोड़कर देखें तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। अगर वहां तनाव बढ़ता है और जहाजों का गुजरना असुरक्षित हो जाता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो बीमा कंपनियों की तरफ से आएगी। अगर रिस्क के कारण बीमा कंपनियां प्रीमियम को आसमान पर पहुंचा दें, तो वो करोड़ों डॉलर की अतिरिक्त लागत कोई तेल कंपनी अपनी जेब से थोड़ी भरेगी। सही कहा, वो लागत अंततः पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं तक ही पहुंचेगी। मतलब जब भी कोई आम नागरिक अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है या कोई कारखाना बिजली खरीदता है, तो उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी। एकदम सही विश्लेषण है। वैश्विक ऊर्जा बाजार बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वे केवल वास्तविक आपूर्ति में कमी पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आपूर्ति बाधित होने के डर मात्र से ही तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती हैं। डर का बाजार भी बहुत बड़ा होता है। जी, यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक सप्ताह के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें इतनी अस्थिर हो जाएंगी कि इसका सीधा असर हर देश की मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। इसलिए ये जो सैन्य जमावड़ा हम देख रहे हैं वो किसी एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इस वैश्विक आर्थिक विनाश को रोकने का एक हताश प्रयास है। तो अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो हमारे स्रोत से एक बहुत ही खतरनाक टकराव की तस्वीर उभरकर सामने आती है। एक तरफ ईरान के क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे हैं कि भाई उनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें अपने जल क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार देती है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका की नेविगेशन की स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जिनका तर्क है कि यह जलमार्ग दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। और यह सब इसलिए और भी जटिल हो गया है क्योंकि UNCLOS जैसी संधियों पर इन प्रमुख खिलाड़ियों ने पूरी तरह से हस्ताक्षर ही नहीं किए। पूरी दुनिया एक कानूनी ग्रे एरिया में फंसी हुई है जहां नियमों की व्याख्या हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। मैं सहमत हूँ। कानूनी अस्पष्टता, भारी आर्थिक दबाव और बढ़ती सैन्य उपस्थिति का ये मिश्रण हॉर्मुज़ को दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बनाता है। और जैसा कि हमने अभी गहराई से समझा, ये सिर्फ मध्य पूर्व की खबर नहीं है। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा नया पहलू छोड़ना बहुत दिलचस्प होगा जो हमारे स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा था। अच्छा, वो क्या है? देखिए, इतिहास में हमेशा इस बात पर संघर्ष हुआ है कि तेल के संसाधनों का नियंत्रण किसके पास होगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की पूरी ताकत इसी तेल पर टिकी है। लेकिन आने वाले दशकों में जब दुनिया जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल से हटकर तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ रहा है। बिल्कुल। जब कारें पेट्रोल के बजाय बैटरी से चलेंगी और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा सौर या पवन ऊर्जा से आएगा, तो क्या भविष्य में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स अपना ये भू राजनीतिक दबदबा हमेशा के लिए खो देंगे? क्या ये जगह भविष्य में सिर्फ एक सामान्य समुद्री रास्ता बनकर रह जाएगी? ये बहुत ही शानदार विचार है। या फिर क्या ऐसा होगा कि दुनिया भर की ताकतें तेल की बजाय किसी नए संसाधन जैसे कि बैटरी बनाने के लिए जरूरी लिथियम या कोबाल्ट को ले जाने वाले नए समुद्री मार्गों और नए चोक पॉइंट्स पर बिल्कुल इसी तरह से लड़ती नजर आएंगी? ये ऊर्जा संक्रमण और भू राजनीति के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि संसाधन समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन नियंत्रण की चाहत और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शायद कभी नहीं बदलती। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य के नए चोक पॉइंट्स कहाँ उभर कर सामने आते हैं। बिल्कुल। शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस चौराहे की ट्रैफिक लाइट कभी ठीक न हो,
बॉसुस चौराहे से गुजरने वाली गाड़ियां और उनका ईंधन बदल जाए। खैर, सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। जब भी वैश्विक व्यापार या तेल की कीमतों से जुड़ी कोई खबर आए तो इस संकरे जलमार्ग और वहां के उन अनलिखे नियमों की कहानी पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। चलिए, आज की इस विस्तृत चर्चा को यही विराम देते हैं।